यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गौतम आनंद उत्कर्ष क्लासेस के मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वह आंतरिक सुरक्षा संबंधित जो टॉपिक आपको जीएस पेपर 3 के अंतर्गत दिया गया है उसके पाठ्यक्रम के विश्लेषण से संबंधित होगा। अर्थात आंतरिक सुरक्षा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो जो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न की प्रकृति रही है वो कैसी रही है, प्रत्येक वर्ष इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यानी आंतरिक सुरक्षा खंड से प्रश्नों की संख्या क्या रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीएस पेपर 3 का हमारा सिलेबस है, सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र 3 जो है हमारा, इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का एक खंड दिया गया है। दूसरा जो खंड है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा जो टॉपिक आपका है वह पर्यावरण एवं जैव विविधता संबंधित पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपको आपदा प्रबंधन सिलेबस में दिया गया है और इन सब के साथ साथ सिलेबस में एक प्रमुख खंड जो है आपका वह आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है कि प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत अगर हम मार्क्स की बात करें तो इसके लिए 200 मार्क्स एलोकेट किया गया है। इसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, यानी 80 मार्क्स के सवाल आपको 125 वर्ड्स ईच लिखने होते हैं और 10 प्रश्न जो हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, यानी 120 मार्क्स, जिनको आपको 200 शब्द में प्रत्येक प्रश्न को लिखना होता है। प्रत्येक वर्ष अगर आप देखें तो जो आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं जैव विविधता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, यानी इन 4 खंडों से लगभग जो है वह 120 से लेकर 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसमें अब तक संपन्न 3 मुख्य परीक्षाओं में जो प्रश्नों की प्रकृति रही है वो अलग अलग रही है। इन टर्म्स ऑफ वेटेज भी अलग अलग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आंतरिक सुरक्षा का अब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, तो आयोग द्वारा हम सभी जानते हैं कि अब तक 3 मुख्य परीक्षाएं संचालित की गई हैं। 2018, 2019 और 2020 की अब तक 3 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन परिवर्तित पाठ्यक्रम के बाद संपन्न हुआ है। अगर हम बात करें यूपीपीएससी मीन्स 2018 की, तो उसमें आंतरिक सुरक्षा खंड से 8 मार्क्स के 4 सवाल, यानी 32 मार्क्स के सवाल 8 मार्क्स वाले बने और 12 मार्क्स के 4 प्रश्न, यानी 48, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 80 मार्क्स के सवाल आपको इंटरनल सिक्योरिटी खंड से 2018 में पूछे गए। अब आप सोचिए कि एक विषय जो उपेक्षित है छात्रों की तैयारी के दौरान, है ना, और उस विषय से अगर 200 में 80 मार्क्स, यानी लगभग 40% सवाल सिर्फ और सिर्फ किसी एक खंड से पूछे गए, और परीक्षा की रणनीति बनाते वक्त हमें उन टॉपिक को अवश्य प्राथमिकता देनी चाहिए जहां से
अधिक सवाल पूछे जाते हो और तुलनात्मक रूप से जिसका सिलेबस छोटा हो, है ना। तो इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। पहले एक बार वर्ष वाइज क्या प्रश्न का ट्रेंड रहा है उसको देख लें। यूपीपीएससी मेंस 2019 की बात करूं तो इस साल 8 मार्क्स के 2 सवाल यानी 16 मार्क्स और 12 मार्क्स के 2 सवाल यानी 24 मार्क्स, यानी कुल जो है वह 40 मार्क्स के सवाल बने। इसके अलावा अगर जो अंतिम मुख्य परीक्षा आयोजित हुई है जनवरी 2021 में, यूपीपीएससी मेंस 2020 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा से कुल 72 मार्क्स के सवाल आए, जिसमें 8 मार्क्स के 3 सवाल यानी 24 और 12 मार्क्स के 4 सवाल यानी 48, तो कुल मिलाकर 72 मार्क्स के सवाल आंतरिक सुरक्षा खंड से पूछे गए। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा खंड है जिसमें मुश्किल से 6-7 टॉपिक दिया गया है पढ़ने को, और अगर उससे 40% क्वेश्चन आता हो किसी एक पर्टिकुलर पेपर का यानी 80 मार्क्स का, या 36% या 20%, यानी अगर हम वर्ष वाइज अगर हम देखें तो 2018 में जीएस पेपर 3 का 40% क्वेश्चन यहां से पूछा गया यानी 80 मार्क्स का। 2019 की बात करें तो 2019 में जीएस पेपर 3 से लगभग 40 मार्क्स के सवाल बने यानी 20% यानी 40 मार्क्स के सवाल बने। इसके बाद अगर हम बात करें 2019 की 2020 की, तो 2020 में अगर आप देखें तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा से 72 मार्क्स यानी 36% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करें, स्ट्रैटेजी आपको अवश्य बनानी है कैसे प्रीलिम्स क्लियर किया जाए, कैसे मेंस में अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि 80 मार्क्स के सवाल 2018 में रहे और 2020 में 72 मार्क्स। तो कंपैरेटिवली ये जो टॉपिक है वह अधिक महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे परीक्षार्थी बनना है, ना कि अच्छा विद्यार्थी बनना है। तो एक अच्छे परीक्षार्थी और एक अच्छे विद्यार्थी के मध्य अंतर को आपको समझना है। जो अच्छा परीक्षार्थी होता है उसके ज्ञान का स्तर भले ही बहुत गहरा ना हो, बहुत अधिक उसके पास ज्ञान किसी विषय से संबंधित ना हो, लेकिन उसे इतना अवश्य पता होता है कि उस विषय से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, और अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसे लिखना कैसे है, यानी मार्क्स कैसे सिक्योर करना है, किन खंड को अधिक प्राथमिकता देनी है, किन खंड को थोड़ा कम पढ़ना है, किन खंड को इतना अधिक पढ़ना है जहां से प्रश्न बिल्कुल हम पकड़ने की स्थिति में रहे। तो थोड़ा परीक्षा की रणनीति अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप इस परीक्षा को मुख्य परीक्षा के स्तर पर क्लियर नहीं कर पाएंगे, या अगर आप अधिक अंक नहीं ला पाएंगे उससे कई बार इसके निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं कि सिलेक्शन हो गया बट आपको मनचाहा रैंक नहीं मिल पाया, या 2, 4, 10, 20 नंबर से आप पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो गए, फाइनल मेरिट में आप अपना स्थान नहीं बना पाए। तो थोड़ा आपको ये सभी समग्र पहलुओं का ध्यान रखना है कि तैयारी करते वक्त आप संपूर्ण सिलेबस का थरली स्टडी करें, किसी भी विषय की किसी भी टॉपिक की उपेक्षा न करें, अपनी रुचि के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी न दें, किसी विषय को अधिक न पढ़ लें। जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स का वेटेज क्या है, कितने मार्क्स आते हैं, ये आपको अधिक ध्यान देना है। दूसरा, अगर छोटा सिलेबस है और उससे यदि अधिक मार्क्स आता है तो आपको उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे आंतरिक सुरक्षा का सिलेबस बहुत छोटा है और अगर 40% या 36% सवाल यहां से आए हैं
तो ऐसी स्थिति में आपको आंतरिक सुरक्षा प्रश्न खंड को बेहतर रूप में तैयार करना है। थोड़ा सिलेबस की भी चर्चा करते हैं, उससे पहले एक और बार हम ध्यान रखें कि जो मुख्य परीक्षा की हमारी रणनीति होती है उसमें हम कहाँ गलतियां करते हैं। जैसे जब भी आप परीक्षा की रणनीति बनाते हैं, परीक्षा की रणनीति बनाते वक्त आप जो प्रीलिम्स में शामिल विषय हैं या प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर जो शामिल विषय हैं, आप उनको अधिक पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब खंड को अधिक पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लेवल पे यह अच्छी रणनीति है। परंतु जब हम बात करते हैं कि मेंस के पार्ट पर तो यह समस्या भी बनाती है। जैसे हमारे सिलेबस के अंतर्गत कुछ मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है। जैसे अगर मैं प्रत्येक पेपर वाइज एनालिसिस करूं तो जीएस पेपर के वन के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अलावा एक भारतीय समाज का खंड है। आप इसको तैयारी करते वक्त आप उपेक्षित करते हैं। फिर आप सामाजिक न्याय का खंड पेपर 2 के अंतर्गत शामिल है, आप पढ़ते वक्त इस खंड की उपेक्षा करते हैं। इसी तरह पेपर 3 के अंतर्गत आप आंतरिक सुरक्षा, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनसे सिलेबस के तुलना में इनसे अधिक प्रश्न आते हैं। एक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक और टॉपिक आपका पेपर 4 का है, जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। नीति शास्त्र संबंधित। अब देखिए हमारी रणनीति क्या होती है। अधिकांश जो तैयारी करने की हमारी परंपरा है उसके अंतर्गत हम प्रीलिम्स और मेंस के पार्ट पर जो शामिल टॉपिक हैं इन सब पर अधिक फोकस करते हैं और अपनी तैयारी का मोर देन 80% डिवोट हम यही करते हैं। अब जो मेंस एक्सक्लूसिव पार्ट है उसके साथ नाइंसाफी आप करते हैं और 80% समय जो है आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या साइंस पढ़ते वक्त गुजारा है। इसके अलावा जो एडिशनल 10% आपके टाइम का है उसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो कन्वेंशनल टॉपिक हैं, जो मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं, उसके लिए आप मुश्किल से 10 से 20% टाइम ही दे पाते हैं। अब अगर मार्क्स के आधार पर हम इन पक्षों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कन्वेंशनल पोर्शन है इससे 30 से 32% जो है वह सवाल रहते हैं, जबकि जो नॉन कन्वेंशनल पार्ट हैं यहां से अगर आप देखें तो यहां से 68 to 70% मार्क्स के सवाल, यानी अगर 800 मार्क्स का टोटल जीएस का पेपर है तो लगभग जो है 550 से लेकर 560 मार्क्स जो है वह इन्हीं खंडों से प्रश्न आता है। जबकि जो कन्वेंशनल टॉपिक हैं इनमें सवाल का जो ट्रेंड है उसमें आपको लगभग जो है वह 240 से लेकर 250 के आसपास मार्क्स के सवाल रहते हैं। तो एक अच्छा परीक्षार्थी जो होगा वह प्रीलिम्स के लेवल पे जब स्ट्रैटेजी बनाएगा तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस में शामिल जो इन सब विषयों को अधिक पढ़े। परंतु जो मुख्य परीक्षा की हमारी सटीक रणनीति होनी चाहिए बेहतर। जैसे एक खंड और भी यहां पर छूटा है, सामाजिक न्याय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर 2 के अंतर्गत। अब अगर मान लीजिए कि भारतीय समाज से यदि 6-7 प्रश्नों का ट्रेंड है, सामाजिक न्याय से 4-5 प्रश्नों का ट्रेंड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से 4-5 प्रश्नों का ट्रेंड है, आंतरिक सुरक्षा से अगर आप देखें तो कम से कम 5 से लेकर 7-8 सवालों का ट्रेंड है और पेपर 4 तो पूरा का पूरा एक पेपर ही है, तो आप तैयारी करते वक्त इन सभी पक्षों को नजरअंदाज कर नहीं सकते। ऐसे छात्र जिन्होंने पूरे सिलेबस को थरली नहीं पढ़ा है, अगर क्या वेटेज है मार्क्स का
इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन क्या उनकी उपयोगिता है, अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरे के पूरे एग्जाम को आप क्रैक भले कर ले जाएं लेकिन आप अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्री कभी नहीं रुकता और मुख्य परीक्षा में उनको बहुत समस्या आती है, या साक्षात्कार के स्तर पर अगर पहुंच भी गए तो चूंकि मुख्य परीक्षा में स्कोर कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है तो वो फाइनल मेधा जो सूची है, मेरिट लिस्ट है, उसमें स्थान नहीं बना पाते। तो हमारी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? तो इस क्रम में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप पूरे सिलेबस को एक समान लेवल पर महत्व देते हुए पढ़ें, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना पढ़ें। कुछ और भी तैयारी के दौरान जो हम गलतियां करते हैं उसकी भी चर्चा कर दें। तैयारी के दौरान पहली जो गलती है वह है कि निबंध पेपर, निबंध का अभ्यास न करना, अभ्यास न करना। अब आप सोचिए 150 मार्क्स का निबंध आता है, अगर आपने निबंध की तैयारी नहीं की तो फिर समस्या हो जाएगी। सामान्य हिंदी खंड की उपेक्षा, जो हिंदी भाषी राज्य के छात्र हैं या जो उत्तर प्रदेश के जो हिंदी बेल्ट के छात्र हैं वो हिंदी को उपेक्षित करते हैं। इसी तरह अगर आपने देखा तो आपने आंसर राइटिंग का बेहतर की व्यवस्थित तैयारी आपने नहीं की। सिलेबस के सभी खंड, सिलेबस के सभी खंड का अध्ययन, ये सब कुछ तकनीकी गलतियां हैं जो कुछ आदतन आप स्वाभाविक रूप में आपकी हैबिट हो जाती है तैयारी के दौरान, और इन सब का परिणाम होता है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो आपको करना क्या है कि जब भी सिलेबस के सभी खंड, चाहे कोई बड़ा खंड हो या कोई छोटा, आपको सभी खंड को पढ़ना है ना। आज मैं आंतरिक सुरक्षा संबंधित बातों को रखता हूं कि आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या सिलेबस हमें दिया गया है और इन सिलेबस के क्रम में हमें अप्रोच के पार्ट पर क्या रखना है, किताब का हमारा स्रोत क्या होना चाहिए। तो आते हैं पहले सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। जो हमारा सिलेबस है बहुत छोटा सा सिलेबस है, 5-6 टॉपिक बड़े हैं और 2-4 टॉपिक छोटे हैं। जैसे पहला सिलेबस का जो टॉपिक है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या चुनौतियां हाल के वर्षों में रही है, और यहां से प्रत्येक वर्ष एक सवाल कम से कम, और 2020 की बात करूं तो 2 सवाल, यानी 1 से 2 सवाल प्रश्न जो है यहां से पूछे जा रहे हैं। 1 या 2 प्रश्न यहां से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो नाभिकीय युद्ध के खतरे या संभावना बनी, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाना विश्व के इतिहास की एक अनूठी घटना थी जिसने पूरी दुनिया के समक्ष आणविक युद्ध के खतरे को ला खड़ा किया। 1950 के दशक से लेकर अगर आप देखें वर्तमान तक, तो नाभिकीय खतरे, नाभिकीय हमले की चुनौती से प्रायः हर राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रभुसत्ता, अपनी वर्चस्व बनाए रखने के लिए, विश्व राजनीति में अपने को केंद्र में बनाए रखने के लिए कई महाशक्तियों ने आणविक शक्तियों का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हित की प्रतिपूर्ति के क्रम में किया। ऐसी स्थिति में क्या आणविक जो प्रसार संबंधित पहलू है उसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपेक्षा की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा, शांति, स्थायित्व एक पहली शर्त है। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बेहतर तभी बनी रह सकती है जब वहां सुरक्षा संबंधित पहलुओं को लेकर राष्ट्रों के मध्य सहमति बनी हो। यदि सहमति का अभाव होगा तो फिर दुनिया के स्तर पर कहीं न कहीं नाभिकीय हमले, नाभिकीय युद्ध के खतरे बने रहेंगे और इससे राष्ट्रों की शांति, सुरक्षा, स्थायित्व को नुकसान पहुंचेगा। जैसे अगर आप देखें दुनिया में कई महाशक्तियां जो हैं
वह आज नाभिकीय शक्ति संपन्न है। जैसे जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, जैसे हम यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये 5 देश जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न शुरुआती राष्ट्र हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने हाल में नाभिकीय क्षेत्र में अपनी शक्ति को अधिक मजबूत किया है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु क्षमता, परमाणु शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए? क्या परमाणु शक्ति का प्रयोग जो है वह पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, या परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर किसी संभावित नाभिकीय हमले को टालने के क्रम में किया जाए? तो आणविक जो मुद्दे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहते हैं। तो वही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहले तो सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियां क्या है, आतंकवाद को लेकर, या आणविक हथियारों के हमले को लेकर, या युद्ध जैसी संभावनाओं को लेकर, या शक्ति संतुलन की राजनीति को लेकर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जोखिम बने रहते हैं, युद्ध की संभावना बनी रहती है। हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हित की प्रतिपूर्ति करना चाहता है, और इस क्रम में राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा होती है, और कभी कभी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के क्रम में युद्ध जैसी परिस्थितियां, या युद्ध का प्रदर्शन, या युद्ध में अपनी भूमिका को शामिल करना ऐसी राष्ट्र की सामरिक नीति का पार्ट भी होता है। जैसे अगर हम देखें वैश्विक मंच पर जो परमाणु शक्ति संपन्न कुछ देश हैं, खास करके एक बात करें हम अमेरिका और रशिया, इन दोनों ने नाभिकीय क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की, और ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य शीत युद्ध के दौर में आणविक युद्ध का खतरा बना रहा। तो हमें आणविक युद्ध संबंधित या आणविक मुद्दों पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं यह भी देखना है, चाहे एनपीटी की बात हो, चाहे सीटीबीटी की बात हो, या नई ट्रीटी ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टीपीएनडब्ल्यू जो जनवरी 2021 से लागू हुई है। तो परमाणु हथियार संबंधित क्या क्या, या आणविक प्रसार के संदर्भ में क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं, आपको इन सब बातों को यहां पढ़ना है। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की जनता की सुरक्षा, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथक रहते हुए स्वतंत्र आधार पर कैसे कोई राष्ट्र अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। तो जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित कुछ चुनौतियां होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाभिकीय हमले, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्थायित्व का अभाव, ये सब कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे पूरी विश्व व्यवस्था प्रभावित होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय क्या है, सुरक्षा के प्रकार क्या है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, और मुख्य रूप में यहां पर आणविक प्रसार के मुद्दे पढ़ना है। यानी इंग्लिश में लिखा है कि चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में चैलेंजेस क्या है, जैसे जो न्यू टेररिज्म है, धर्म का आतंकवाद में प्रयोग, या राष्ट्रों की शक्ति संतुलन की राजनीति के क्रम में बढ़ती महत्वाकांक्षा, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुरक्षा तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो थोड़ा आपको अंतर्राष्ट्रीय क्या सुरक्षा तंत्र की समस्या है, इसका आशय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थायित्व के लिए क्या प्रयास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहता है इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी इस क्रम में अगर आप देखें जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उससे संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं आपको उनके बारे में भी पढ़ना है कि एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, टीपीएनडब्ल्यू ट्रीटी ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो हाल में लागू हुआ है। यानी परमाणु और प्रसार संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या है इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, भारत का नाभिकीय नीति क्या है, भारत कैसे पहले प्रयोग की नीति की बात नहीं करता है, जैसे कहता है कि हम किसी भी कंडीशन में पहले नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे क्या चुनौतियां हो सकती है, क्या बदलते परिवेश में पहले प्रयोग की नीति को हम संशोधित कर सकते हैं। पड़ोस में स्थित चीन, पाकिस्तान जैसे कटुतापूर्ण राष्ट्रों की उपस्थिति के कारण क्या बदलते परिवेश में भारत को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन
परिवर्तन करना चाहिए। और पहले प्रयोग की नीति के जोखिम भी है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्र आप पर हमला कर दे तो फिर बचने की संभावना या रिटेलिएशन का टाइम हमारे पास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एक व्यापक स्तर पर भयंकर जो है जान माल के नुकसान की भी संभावना हो सकती है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो मिनिमल डिटरेंस की बात है उससे संबंधित पहलू, तो भारत का पूरा जो परमाणु संबंधित नीति क्या है, उसके लिए भारत ने राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या प्रयास किए? भारत ने एनपीटी संधि को क्यों सिग्नेचर इस पे नहीं किया? भारत की क्या आपत्तियां हैं? सीटीबीटी क्या है, इससे संबंधित प्रावधान क्या है? इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटीज हैं उनका क्या है, या नई जो संधि है उन सब से भारत, उन सब को लेकर भारत की क्या राय है? तो भारत अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? तो परमाणु शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, पीसफुल पर्पस के लिए कैसे किया जाए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैसे किया जाए, या डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण को कैसे, परमाणु अस्त्रों के निशस्त्रीकरण को प्रमोट किया जाए, ये सब पहलू पहले टॉपिक के अंतर्गत शामिल हैं। और यहां से कम मैंने कहा ही कि 1 या 2 सवाल यहां से प्रत्येक वर्ष यूपीपीएससी मेंस में आते हैं। और थोड़ी सी जो न्यूज में रही है उन प्रश्न को आप अधिक पढ़ लें। जैसे अभी टीपीएनडब्ल्यू न्यूज में है, क्योंकि जनवरी 2021 से लागू है, तो अगली संभावना है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। थोड़ा भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है यहां पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, इसमें भारत के दृष्टिकोण से इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के लिए भारत ने क्या प्रयास किया है, वैश्विक पहल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष और नई उभरती हुई चुनौतियां क्या है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वह कहता है अतिवाद के कारण तथा प्रसार। इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि अतिवाद को कहीं विप्लव भी लिखता है, कहीं बगावत भी लिखता है, कहीं आंतरिक विद्रोह भी लिखता है। तो ट्रांसलेशन के पार्ट पे क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा अतिवाद की इंग्लिश भी देख लें। कहता है कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद के कारण और इसके प्रसार संबंधित पहलू। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये 2 जगह सिलेबस में है, एक आपने यहां पर देखा और अगले पार्ट पे देखिए एक जगह और इसको मेंशन किया है। कहता है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, और उसमें कहता है आतंकवाद, भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रतिविद्रोह, इंग्लिश जिसको इंसर्जेंसी लिखता है ना। तो अतिवाद के कारण क्या है ना, यहां पर आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में अगर आप देखें तो 2 जगह यह सिलेबस में मेंशन है। पहला क्या है, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, और दूसरा क्या है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में अतिवाद या इंसर्जेंसी। तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म, इसी की परिणति जो है विप्लव के रूप में होती है, इंसर्जेंसी के रूप में दिखती है। तो अतिवाद का आशय क्या है, एक्सट्रीमिज्म का आशय क्या है, एक्सट्रीमिज्म के कारण क्या है, इसके समाधान के प्रयास क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आज भी आपको दिखती है, और इस क्रम में हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं। जिसे आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जो एक्सट्रीमिज्म का ही एक पार्ट है, एक फॉर्म है। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है या कैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसके कारण क्या हैं। जैसे उत्तर पूर्व की समस्या के बारे में हम कहते हैं कि वहां पर एथनिक कन्फ्लिक्ट, एथनिसिटी के आधार पर कन्फ्लिक्ट, स्टेट के अगेंस्ट में एक संगठित विद्रोह चल रहा है, आर्म्स की मदद से युद्ध जैसी परिस्थितियां वहां बनी है। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है आपको यह समझना है, और इंसर्जेंसी का जो कारण है तो कैसे अतिवाद का ही एक परिणाम आंतरिक विद्रोह विप्लव के रूप में है। दोनों अलग अलग मेंशन है लेकिन आप उसको क्लब करके पढ़ेंगे। जैसे उत्तर पूर्व की समस्या आप कहें तो उसमें जो आंतरिक विद्रोह है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का पिछड़ापन, उनमें अवसंरचनात्मक विकास का अभाव, मुख्य धारा से सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क में कमी, गरीबी, निर्धनता,
उन क्षेत्र की लंबे समय तक उपेक्षा। अगर कोई भी क्षेत्र लंबे समय तक विकास प्रक्रिया से वंचित रहेगा, कोई भी क्षेत्र अगर विकास के लाभों में भागीदार नहीं होगा, या उस क्षेत्र में रहने वाली जनता को विकास प्रक्रिया का अंशधारक नहीं बनाया जाएगा, उनको विकास के लाभों में भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तो वहां पर सापेक्षिक वंचना, एक रिलेटिव डिप्रिवेशन की भावना पनपेगी। मतलब सापेक्षिक वंचना, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में अगर पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों ने देश की मुख्य धारा के राज्यों से अगर अपना कंपैरिजन किया, ऐसी स्थिति में लगा कि दिल्ली में सब कुछ अच्छा है, उत्तर प्रदेश का भी विकास हुआ, गुजरात का विकास हुआ, महाराष्ट्र का, देश के अन्य राज्यों का, लेकिन कंपैरेटिवली हमारा विकास नहीं हुआ। आज भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रेल संपर्क स्थापित नहीं हुआ। हाल के 3-4 वर्षों में उत्तर पूर्व के कई राज्यों में रेल संपर्क के लिए व्यवस्थित प्रयास हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बेहतर स्कूल, बेहतर अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपस्थित नहीं है। तो जब उत्तर पूर्व के लोगों ने भारत के अन्य क्षेत्र के राज्यों से अपना कंपैरिजन किया, तो उनमें लगा एक सापेक्षिक वंचना या अभाव बोध की स्थिति बनी कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं। यह जो सापेक्षिक वंचना है उनमें असंतोष की भावना को भरता है, और इसी असंतोष की भावना को विचारधारा के आधार पर उग्रवादी संगठनों के द्वारा उनको जन विद्रोह के लिए तैयार किया जाता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। तो उत्तर पूर्व की समस्या क्या है, इसको आपको समझना है, और खास करके प्रत्येक राज्यवार, मणिपुर में क्या स्थिति है, मिजोरम में क्या स्थिति है, नागालैंड की क्या समस्या है, मेघालय में क्या चल रहा है, असम की क्या समस्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, त्रिपुरा में क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, उत्तर पूर्व में जितने भी राज्य हैं, उनके बारे में आपको व्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। वहां जन विद्रोह के कारण क्या है, अगर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है तो एथनिसिटी के आधार पर उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार हुआ है। जैसे आज भी अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा दिल्ली या प्रयागराज या लखनऊ में दिख जाए तो आप उसे ऐसे देखते हैं जैसे वह किसी अन्य ग्रह से अभी अभी आया है। उनकी प्रजातीय संरचना हमसे भिन्न है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क में बाधा है। वे अपने को इस देश का नागरिक होने के बावजूद अलगावित महसूस करते हैं, और यह अलगाव उनमें पृथकता की भावना को और भड़काता है। और ऐसी स्थिति में असंतोष जब इस प्रकार की विचारधारा से मिलता है तो वो राष्ट्र के विरुद्ध एक युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थिति को बनाता है। तो जो विकास प्रक्रिया है उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो भारत में अतिवाद क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसके पनपने के क्या कारण है। अगर पनपा है तो भारत सरकार उसके लिए समाधान के प्रयास कर रही है। समाधान के लिए एक लंबा समय के, एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रयास होता है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तात्कालिक क्षण में या तात्कालिक कुछ वर्षों में नहीं हो सकता। तो एक टाइम फ्रेम चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारी होनी चाहिए। तो समाधान के लिए भारत सरकार एक तात्कालिक नीति बनाती है, एक जो है दीर्घकालीन परिवेश में उसके लिए क्या किया जाए। तो समाधान के भारत सरकार के प्रयास क्या है, अब भी क्या चुनौतियां वहां दिख रही हैं और क्या अचीवमेंट है और आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड। आपको जब भी किसी सिलेबस को या टॉपिक को तैयार करें तो इतने पक्षों से, अगर अब तक आप प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो आप पाओगे कि अधिकांश प्रश्न जो हैं कारण से पूछे जाते हैं या समाधान के प्रयास या चुनौती से। मूल रूप में इसकी विचारधारा क्या है, आशय क्या है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या, ये नहीं पूछा जाता। परंतु अधिकतर सवाल जो है वो थ्रेट को लेकर, चुनौती को लेकर या समाधान के प्रयास से संबंधित है, और कुछ सवाल जो है वो कारणों से है। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसके कारण क्या है, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सिलेबस का ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। थोड़ा पहले मैं इसी के साथ साथ अगले टॉपिक को ले लेता हूं। ये जो टॉपिक है इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले इससे ही मिलता जुलता जो टॉपिक हमारा है उसको देख लें। जैसे कहता है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या हैं, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या है। और उस चुनौती के क्रम में आपको आतंकवाद पढ़ना है, भ्रष्टाचार पढ़ना है, आपको इंसर्जेंसी पढ़नी है, और आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे संगठित अपराध पढ़ना। पहले तो आंतरिक सुरक्षा का अर्थ क्या आप समझते हैं। जैसे सुरक्षा का तात्पर्य किसी भी प्रकार की खतरे से आजादी है। सुरक्षा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी राष्ट्र के लिए
राष्ट्र के अपनी सीमा, अपनी संप्रभुता, अपनी क्षेत्रीय अखंडता की अभिरक्षा के साथ साथ अपने नागरिकों के भी जीवन में खुशहाली, नागरिक मूल्य की प्राप्ति या नागरिकों को किसी भी प्रकार से जो उनके प्रति हमले या उनके प्रति जो अपराध है उनसे रोकना शामिल है। यानी सुरक्षा का ही दो परिप्रेक्ष्य, एक आंतरिक सुरक्षा जो किसी राज्य की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत होने वाली सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखता है, और एक है बाह्य सुरक्षा जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राज्य के द्वारा अपनी सीमा के प्रबंधन और सीमा की सुरक्षा उसमें शामिल है। तो जो आंतरिक सुरक्षा संबंधित गतिविधियां हैं उसमें मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो बाह्य सुरक्षा संबंधित है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आंतरिक सुरक्षा संबंधित क्या चुनौतियां हैं? इस पहले तो भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है, निकट में पड़ोसी राष्ट्र जो हैं, कुछ शत्रुतापूर्ण राष्ट्र हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, जैसे हम चाइना की बात करें, तो ये सब कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है जिसके कारण हमारे पड़ोस में ऐसे राष्ट्र हैं जो ऐतिहासिक कारणों से हमसे नाराज रहे हैं या हम उनसे नाराज रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई है जिससे भारत में अशांति को बढ़ावा देने के लिए ये दिन रात प्रयासरत हैं। दूसरा, भारत की भौगोलिक परिस्थिति में जो स्थल सीमा हमारी बहुत से देशों से के साथ लगती है, वहीं हमारी समुद्री सीमा भी बहुत लंबी है, लगभग 7500 किलोमीटर से अधिक हमारा तटीय क्षेत्र है। तो समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो भी अपराध की आशंका है उसको कम करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक सुरक्षा के क्रम में पूरे के पूरे सुरक्षा से संबंधित परिस्थितियां क्या है, आखिर आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, आंतरिक सुरक्षा से राष्ट्र को क्या लाभ हो सकता है, आंतरिक सुरक्षा के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और उस क्रम में थोड़ी सी हमें आतंकवाद को देखना है, भ्रष्टाचार को देखना है, संगठित अपराध को देखना है, और प्रतिविद्रोह या विप्लव को देखना है, इंसर्जेंसी को देखना है। जैसे आतंकवाद जिसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, भय के नाम पर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां राष्ट्र की सुरक्षा, व्यापक जनमाल को अपने जीवन की सुरक्षा का खतरा हो। तो एक आतंक का प्रश्रय करते हुए लोगों को या राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती प्रदान करना। हाल के वर्ष में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद का जो प्रभाव रहा है, उसी के साथ साथ भारत के अंतर्गत भी आतंकवादी घटनाएं हाल के वर्षों में होती रही है। पिछले 5, 7, 8 वर्षों में इसकी दर भले कम हुई हो, लेकिन विगत 2 दशकों में भारत में आतंकवाद संबंधित कई पहलू देखे गए हैं। तो आतंकवाद के कारण क्या है? क्या इसकी कोई सुस्पष्ट वैचारिकी है? आतंकवादी प्रवृत्ति के पनपने के कारण है? राज्य आतंकवाद के दमन के लिए कौन कौन से संविधान वर्णित प्रावधानों को लागू करता है, कौन कौन से विधिक प्रावधानों को लगाता है, कौन कौन से सुरक्षा तंत्र संबंधित एजेंसीज को बनाता है? तो थोड़ा यहां पर आपको इस बारे में देखना है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, करप्शन कैसे हमारी आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर एक बड़ी चुनौती है। जैसे अगर भ्रष्टाचार होगा तो देश की न सिर्फ आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं बाधित होंगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी समस्या हो सकती है। जो विकास परियोजना है, एक तो उनके निर्माण के क्रम में भ्रष्टाचार समस्याग्रस्त कर सकता है, या अगर कोई विकास प्रक्रिया है तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी को प्रदान करने के क्रम में भ्रष्ट आचरण या भ्रष्टाचार समस्या क्रिएट कर सकता है। यहां पर इंसर्जेंसी मैंने पहले ही बता दिया। संगठित अपराध के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे आप कहते हैं इसमें वेश्यावृत्ति, जैसे आप कहते हैं नार्को टेररिज्म, जैसे आप कहते हैं किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग किस चीज की, तस्करी किस चीज की, तो मादक द्रव्यों की तस्करी, मनुष्य की, मानव की तस्करी, पशु की तस्करी, हथियारों की तस्करी। तो थोड़ा सा इसको भी समझना है कि जो हमारी सुरक्षा की चुनौतियां हैं आंतरिक सुरक्षा की, उसमें संगठित अपराध का क्या रोल है, और संगठित अपराध कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो प्रत्येक वर्ष अगर आप देखें तो इसमें से कम 1 या अधिकतर 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे पिछले सिलेबस के अंतर्गत एक्सट्रीमिज्म लिखा है, लेकिन उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है। जैसे अगर आप देखें तो सिलेबस के अंतर्गत लिखा है अतिवाद के कारण, कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लेकिन इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्पेशली मेंशन नहीं किया है। जैसे नक्सलवाद, यहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो अतिवाद के अंतर्गत ही अगर आप देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो मार्क्सवादी, माओवादी विचारधारा पर
लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती विगत 2 दशकों में उभर कर आया है। जैसे नक्सलवाद क्या यह लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है या सामाजिक आर्थिक समस्या है, इसको देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जैसे विकास प्रक्रिया में जो जनजातीय क्षेत्र है वो आज भी विकास प्रक्रिया में उनकी व्यवस्थित भागीदारी नहीं, विकास के लाभों को से वो वंचित रहे, उन कई जो है विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन उनका हुआ है। ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह का संकट उन पर आया है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के प्रति असंतोष, सरकार या व्यवस्था के प्रति असंतोष स्वाभाविक है। अब असंतोष की भावना अगर पनपेगी तो उनको विचारधारा के आधार पर कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं और राज्य के विरुद्ध संगठित अपराध या युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमिज्म के एक फॉर्म के रूप में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, नक्सलवाद। जैसे मान लीजिए अगर हमसे नक्सलवाद संबंधित टॉपिक में क्या हमें देखना है, थोड़ा इसको भी देख लें। जैसे अतिवाद का ही एक स्वरूप है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको आप कहते हैं वामपंथी उग्रवाद। अब या इसको नक्सलवाद, आम बोलचाल की भाषा में आप इसको कहते हैं नक्सलिज्म या नक्सलवाद। अगर वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवादी प्रवृत्ति है, तो पहले तो नक्सलवाद का आशय क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी इसका विकास कैसे हुआ है, थोड़ी परिस्थितियों का भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा इसकी कौन सी सुस्पष्ट विचारधारा क्या इसकी है, क्या अगर है तो कौन कौन। जैसे आप कहते हैं कि नक्सलिज्म में मार्क्सवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा और लेनिनवादी विचारधारा ये डोमिनेंट फैक्टर हैं। तो नक्सलवाद की आइडियोलॉजी क्या है, नक्सलवाद के पनपने के कारण क्या है, पनपने के कारण क्या है, इससे आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर क्या चुनौती मिली है, इसके समाधान के लिए राज्य ने क्या किया है और इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की नीति क्या होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखें 2000 के दशक में, शुरुआती दशक में देश के 200 से लेकर 225 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित जिले के रूप में थे। आज वर्तमान में अगर आप देखें तो 75 से लेकर 90 जिले जो हैं वो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर आप कहें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एक ट्राई जंक्शन है उन क्षेत्रों में, या अगर आप कहें दक्षिण में तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, ये 2 ट्राई जंक्शन के रूप में अधिक हैं। कुछ जो है इसका विचारधारा के स्तर पर सपोर्ट देश के अन्य राज्यों में है। तो पहले जो है वह 17 राज्य इससे प्रभावित थे, 225 जिलों के आसपास, आज से 15-20 वर्ष पूर्व थे। तो पिछले 1-1.5 दशक में हमने नक्सलिज्म के प्रसार को रोकने के लिए जो प्रयास किया उसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली, और ऐसी स्थिति में सफलता जो मिली उस सफलता को और बढ़ाना है, यानी इसके समाधान के लिए उपाय क्या करने हैं। तो पहले तो इसको देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है, राज्य क्या नक्सलिज्म को किस रूप में देखता है, क्या वह इसे लॉ एंड ऑर्डर या सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट के रूप में देखता है, या इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में भी देखता है। जो जनजातियां हैं वो आदिम जनजातियां आज भी मुख्य धारा से अलग थलग हैं, उनमें शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का निम्न स्तर है, विकास प्रक्रिया से वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से की संबंधित उनको उपलब्धता नहीं है, अवसंरचनात्मक विकास उन क्षेत्रों का नहीं हुआ, उनको विस्थापन के कारण बहुत सारी समस्याओं का से सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में नक्सलवाद के पनपने के कारण को भी हमें समझना है और फिर चुनौती और उससे निपटने की हमारी रणनीति क्या है, तात्कालिक स्प्रेड को कैसे रोकना है, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कैसे नक्सली जो हमारे लोग हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं। जैसे आतंकवादी और नक्सली दोनों को देखने का अप्रोच हमारा अलग है। आतंकवाद की कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं, ये मरने मारने को उतारू है, और नक्सलवादी आंदोलन जो है विचारधारा प्रेरित आंदोलन है। तो कोई भी विचारधारा आधारित अगर आंदोलन होगा तो वो दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में चलता है। तो राज्य को क्या उस प्रकार उसको देखने का, टैकल करने का राज्य का नजरिया क्या हो। पहले तो यह नजरिया हो कि अधिक से अधिक इसके प्रसार को तात्कालीन परिवेश में रोक दिया जाए।
और फिर एक दीर्घकालीन परिवेश में आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास घाटा है देश के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, उस विश्वास घाटे की भरपाई करनी। विकास प्रक्रिया के द्वारा उनमें यह भावना भरनी है कि सरकार और राज्य को भी उनकी चिंता है, नीतिगत प्राथमिकताओं में भी वे भी शामिल हैं। तो ये जो सापेक्षिक वंचना, अभाव बोध उनके अंतर्गत रहा है, उन अभाव बोध को कम करना है। विकास प्रक्रिया में अधिक से अधिक उन्हें भागीदार बनाना है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करनी है, उन्हें अपनी संस्कृति, प्रथा, परंपरा के अनुरूप जीवन के निर्वहन की स्वतंत्रता हमें देनी होगी। यानी नक्सलवाद को टैकल करने का हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए? ट्रिगर लव पॉलिसी, यानी कि बंदूक के आधार पर नक्सलिज्म को हम चेक करें। जैसे जो भी आंदोलन विचारधारा प्रेरित आंदोलन होते हैं वो दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में किसी भी राष्ट्र में या किसी भी सामाजिक व्यवस्था में चलते हैं। मान लीजिए आप 2, 10, 20, 50, 100, 1000 नक्सली मार देंगे, अगर 10 नक्सली भी बच गया तो विचारधारा के आधार पर वह नक्सलियों की नई जनरेशन, नई नस्ल, नई फौज तैयार कर देगा। तो इनको एक अच्छी विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा जिसमें सभी की भागीदारी के माध्यम से विकास की बात, तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र की विचारधारा है वह कहीं ना कहीं माओवादी, लेनिनवादी, मार्क्सवादी विचारधारा को रिप्लेस कर सकती है। तो नक्सलिज्म से एक सवाल बना है और बनता रहा है। तो थोड़ा जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहां से कम एक प्रश्न आने ही आने हैं। आते हैं सिलेबस पे, और क्या टॉपिक दिया गया है। यानी इसमें आंतरिक सुरक्षा, पहले उसका आशय क्या है, आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन के लिए क्या हमारा एक सरकारी तंत्र है, संस्थागत प्रयास क्या हो रहे हैं, विधिक प्रयास क्या हुए हैं, संविधान के स्तर पर क्या चर्चा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो कई चुनौतियों में सिर्फ 4 मुख्य रूप से आपको दिया गया है, इससे संबंधित और अन्य पक्ष भी देख लेंगे। यहां से प्रत्येक वर्ष मैंने कह दिया 1 या 2 प्रश्न आते हैं। थोड़ा अब बैक आ जाते हैं फिर अपने सिलेबस के अन्य पार्ट पर। तो पहले पार्ट में जो लिखा है वह लिखा है एक और, जैसे अगला जो पार्ट है कहता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यानी एक तरह से पूरे के पूरे साइबर वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, इनसे जुड़े हुए टॉपिक को आपके सिलेबस में रखा गया है। यानी हिंदी में अगर मैं पढ़ दूं तो कहता है कि संचार तंत्र, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको आप क्या समझते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन सोशल नेटवर्क एंड सोशल नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जैसे आज देखें तो पूरी की पूरी दुनिया में सर्वाधिक अगर कोई सफल क्रांति हुई तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन की क्रांति। जब सूचना की क्रांति हुई तो इससे न सिर्फ मानव जीवन को इसने सरल बनाया बल्कि इसने विकास की प्रक्रिया को अत्यधिक विस्तार दिया। तो कोई भी जो प्रघटना अगर आती है तो उसके लाभ और नुकसान दोनों हैं। आज के समय में सिक्योरिटी को लेकर प्रत्येक राष्ट्र जो है वह साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां एक और विकास प्रक्रिया त्वरित हुई, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार के हमले, कई प्रकार के आतंक, कई प्रकार के नए थ्रेट भी आए दिन राष्ट्र के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समूह के स्तर पर, संस्था के स्तर पर देखे जाते हैं। जैसे सिक्योरिटी थ्रेट के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी, कैसे हम अपने पूरे के पूरे सूचना नेटवर्क तंत्र को सुरक्षित कर पाएं, डेटा ब्रीचिंग का मामला हो, डेटा प्राइवेसी से संबंधित इशू हो, डेटा थेफ्ट की बात हो, या ईमेल बम्बार्डिंग की बात हो, या स्पूफिंग की बात हो, या अगर हम देखें तो जो मालवेयर, एडवेयर या अनमैलिशियस स्पाईवेयर या अन्य रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए, विभिन्न वायरस के जरिए जो सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाई जा रही है, इन सब से संबंधित पहलू आपको देखना है। जैसे जो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो साइबर थ्रेट हमें है उसमें व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति की निजी जानकारी, उसके जीवन से जुड़े विभिन्न गोपनीय पहलू के सार्वजनिकरण की बात हो जाती है। स्टॉकिंग, जैसे आप कहते हैं साइबर, इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति का पीछा किया जाना, मतलब उसके प्रोफाइल को देखना, उससे के संबंधित विभिन्न गतिविधियों, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, या अन्य जो सोशल नेटवर्किंग या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, अगर वह व्यक्ति उस पर अवेलेबल है तो उसके निजी जानकारी को देखना, उसको खंगालना, उसका दुरुपयोग करना। यदि कोई महिला है तो उसके बारे में पर्सनल डिटेल, फोटोग्राफ्स, उन सब को अश्लीलता के साथ परोसना, ये सब साइबर थ्रेट नए इशू
आपको दिखेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा है संपत्ति के स्तर पर। संपत्ति संबंधित चोरी, आए दिन फोन आता है कि जैसे पेटीएम या अन्य फोन पे, जिसे आप फिशिंग ट्रैप कहते हैं, जिसमें आपके बैंकिंग यानी आपके बैंक खातों से पैसों को निकाल लिया जाता है। तो कोई भी राष्ट्र जो है वो तीसरे स्तर पर राष्ट्र की सुरक्षा, जो हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो हमारे गोपनीय दस्तावेज है, जो पूरा का पूरा हमारा साइबर सुरक्षा तंत्र है, उसको भी दुष्प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश चलती रहती है। तो पूरा का पूरा यह जो परिदृश्य है आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, और यहां से भी प्रत्येक वर्ष एक सवाल मिनिमम और कभी कभी दो सवाल, एक से दो सवाल यहां से पूछे गए हैं। यानी ये जो टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये जो पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है, मीडिया और खास करके इलेक्ट्रॉनिक, इससे संबंधित कौन कौन से सरकार ने कानून बनाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हुए, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि डेटा थेफ्ट को लेकर, डेटा पायरेसी को लेकर जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इन सब के बारे में भी आपको जानना है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो नए कानून हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। इसी तरह जो मीडिया है, स्पेशली अगर आप देखें तो इसमें सोशल नेटवर्किंग लिखा है। तो हाल के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को भी बड़ा थ्रेट है। जैसे भारत एक विविधता मूलक राष्ट्र रहा है, जहां बहुत सारी जाति, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र विविधता मूलक है, वहां पर विविधता एक स्तर पर उस राष्ट्र की अलग छवि भी बनाती है, परंतु विविधता को संजोए रखना एक संवेदनशील मुद्दा भी होता है। जैसे धर्म के क्षेत्र में धार्मिक विविधता हमारे देश में बहुत अधिक है। एक अंतः धार्मिक विविधता है एक ही धर्म के अंतर्गत। जैसे आप कहें हिंदुइज्म में भी तो कुछ लोग वैष्णव परंपरा को मानते हैं, कुछ लोग शैव परंपरा को मानते हैं। इसी तरह अंतर, जैसे कुछ हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, कुछ इस्लाम के, दोनों में अंतर है। तो जब धार्मिक विविधता के विभिन्न स्वरूप रहेंगे, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के द्वारा धार्मिक सौहार्दता, समरसता, सामाजिक संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाने की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश चलती रहती है। जैसे कई ऐसे भ्रामक पोस्ट, कई ऐसे वायरल पोस्ट आपको फेसबुक पर दिख जाते हैं, या कई ऐसे पोस्ट जिसमें किसी धर्म विशेष की निंदा की जाती है, किसी धर्म विशेष के लोगों को एकजुट करने के लिए ऐसे ऐसे भ्रामक तथ्यों, भ्रामक बातों को स्प्रेड किया जाता है जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं। ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, सच्चे हिंदू हो तो एक लाइक बनता है, जागो मुसलमानों जागो वरना इस्लाम खतरे में है। ऐसी बातें जो है वह धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ी है, और वह धार्मिक सेंटिमेंट के नाम पर धार्मिक युद्ध या धार्मिक दंगों या धार्मिक फसाद को भी प्रश्रय दे सकती है। तो एक बहुधार्मिक, एक बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज में जहां पर धर्म के स्तर पर, निजातीयता के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, प्रथा परंपरा, अन्य संस्कृति के स्तर पर विविधता है, वहां सोशल मीडिया आज जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। तो कैसे सोशल मीडिया के द्वारा राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिल रही है, उसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए। जैसे आज आप देखिए व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा, इन सब के पर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जो भ्रामक पोस्ट हैं। तो इन सब से किसी जनमानस या किसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह की भावना को भड़काया भी जाता है। तो ये सब आपको पूरा का पूरा इसमें पढ़ना है। आते हैं, अगला जो है टॉपिक आता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धन शोधन या एवं मानव तस्करी। जैसे आज मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बहुत सारी समस्या भारत देख रहा है। जैसे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच भारत की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जो मादक द्रव्यों के व्यापार हैं उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निकाला जाता है, या अन्य अवैध तरीकों से या अन्य गैर कानूनी तरीकों से धन कमाकर उस धन को पुनः व्यवस्था में डालने से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है। जैसे आप कहते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार के जो धन शोधन पर संबंधित भारत सरकार का क्या कानून है, भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए। जैसे 2002 में कानून बनाया। तो धन शोधन क्या है, धन शोधन के प्रकार कैसे हैं, जैसे धन शोधन किस प्रकार से किया जाता है, हवाला ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे आप कहते हैं पहले प्लेसमेंट
फिर लेयरिंग और फिर इंटीग्रेशन। तो पैसा है, उस पैसे को कैसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, पुनः उसको हस्तांतरित किया जाता है, फिर उसको एकीकृत कर दिया जाता है। तो जो धन शोधन है, इसमें अवैध मादक द्रव्य तस्करी, हथियारों की तस्करी, इन सब से एक बड़ी राशि आती है और उन राशि को किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा अन्य राष्ट्रों में संप्रेषित किया जाता है। तो पूरा का पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक तंत्र है। इससे संबंधित बातें आपको पढ़नी है। फिर आपको दिया है मानव तस्करी, कैसे मनुष्य का तस्करी, खास करके वेश्यावृत्ति के लिए, खास करके बाल वेश्यावृत्ति के लिए, खास करके अगर आप देखें तो बंधुआ मजदूरी के लिए हाल के वर्षों में मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी भी बढ़ा है। तो इससे संबंधित क्या क्या कानून है, क्या क्या समस्या है, क्या इसके कारण है, आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। आते हैं अगले टॉपिक में। जैसे अगर आप कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग से, इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न कम से कम आता है। इसी के अलावा कभी कभी मानव तस्करी से एक सवाल बन जाता है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे अब इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो है वह है सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। तो भारत में जो आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जो हमारा सांगठनिक स्वरूप है, कैसे हमारे यहाँ जो है रक्षा सैन्य विभिन्न संगठन है, जैसे अगर आप कहें थल सेना, जैसे आप कहते हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री, तो ये सब फोर्स, इनमें डिफरेंट, कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कुछ सर्विलांस से रिलेटेड, कुछ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। तो पूरा का पूरा जो सुरक्षा तंत्र हमारा है, उसकी स्थापना के पीछे उसके अधिदेश क्या रहे और रक्षा जो पूरा का पूरा ढांचा है, सांगठनिक स्वरूप है, इससे संबंधित बातें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। यहां से भी अगर आप देखें तो कम से कम एक प्रश्न या दो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कुछ यहां से संबंधित जो न्यूज में बातें रहती है वहां से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे आपने एक विवादास्पद कानून जो बहुत न्यूज में रहा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको आसफा कहते हैं, ये संबंधित बातों से भी सवाल पूछा गया है कि यह कानून सही है अथवा गलत है। क्या इस कानून के प्रवर्तन से किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसके शमन या दमन के लिए काम किया गया है? क्या इससे जन असंतोष की भावना और तो नहीं भड़की है? क्या इस कानून का दुरुपयोग सैन्य शक्तियों के द्वारा किया गया है? तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी सुरक्षा बल हैं उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, उनके बारे में, कौन कौन से सीमा के प्रबंधन पे कार्यरत हैं, कौन कौन देश की आंतरिक सुरक्षा में, या कौन कौन आपदा सुरक्षा तंत्र से जुड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी है। और लास्ट का जो एक टॉपिक है वो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, यहां से एक प्रश्न कम से कम आता है। जैसे अब तक 3 मुख्य परीक्षाओं में अगर आप देखें उसमें से 2 सवाल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछे गए हैं। तो ये एक एडिशनल, एक नया टॉपिक ऐड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में विधि व्यवस्था को बनाए रखने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे सांप्रदायिकता, जैसे जातिगत राजनीति, जैसे क्षेत्रीयता, अंतर क्षेत्रीय विषमता। उत्तर प्रदेश का जैसे एक पार्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक विकसित है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पार्ट जो है तुलनात्मक रूप से कम विकसित है। इसी तरह बुंदेलखंड का पार्ट वह सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रियाओं से वंचित रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधित पहलू हैं, अंतर क्षेत्रीय विषमता क्या है, इनके बारे में आपको समझना है। और कानून व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो सांप्रदायिक दंगे प्रभावित जिले हैं। जैसे आप आए दिन कहते हैं कि मुजफ्फरनगर या बरेली या आप कहते हैं सहारनपुर, इन सब क्षेत्रों में दंगों के बारे में न्यूज सुर्खियों में बने रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसे सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे, धार्मिक संघर्ष, 2 विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य तनाव, इससे कैसे सामाजिक समरसता, सामाजिक व्यवस्था दुष्प्रभावित हुई है। कानून व्यवस्था ने इनके प्रबंधन संबंधित, इनके दमन संबंधित कौन कौन से विधिक उपाय किए हैं, कौन कौन से कानून बनाए हैं, ये आपको देखना है। और फिर नागरिकों की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के जनमानस की सुरक्षा, राज्य की नीतिगत प्राथमिकताओं में
कैसे उसको स्थान दिया गया है। राज्य ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हाल में क्या क्या कानून बनाए हैं। तो ये सब बातें यूपी के स्पेसिफिकली आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं अब एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें हम सिलेबस के किन किन खंडों से कितना प्रश्न आया है इसको आपको देखना है। तो आंतरिक सुरक्षा संबंधित प्रश्न की प्रकृति, नेचर। जो पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आणविक मुद्दे, आणविक प्रसार संबंधित मुद्दे, इससे कम से कम एक या दो प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी तैयारी जब भी करें तो यहां से आपको तैयार रहना है। अगला जो टॉपिक है उसमें अतिवाद, अतिवाद के विभिन्न स्वरूप, और मुख्य रूप से इसमें दो, एक उत्तर पूर्व में प्रतिविद्रोह लिखा है और दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, इसके कारण समाधान, यहां से भी कम से कम एक या दो प्रश्न का ट्रेंड बना है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आणविक प्रसार से, यहां से एक से दो सवाल बनेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो एक्सट्रीमिज्म से है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू टैकल एक्सट्रीमिज्म, अचीवमेंट्स, क्या क्या हमारी कमियां रही, वे फॉरवर्ड वगैरह वगैरह देख लेते हैं। आते हैं अगले पार्ट पे। तो सिलेबस का जो एक अगला पार्ट है वह एक तरह से साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है ना, और इसमें रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्क, यहां से एक या कम से कम एक सवाल, कम से कम एक प्रश्न। और ध्यान रखने की बात है कि यहां करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं, है ना। फिर अगला जो हमारा पार्ट है उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड टॉपिक है, इससे एक सवाल प्रश्न बनता है, या अगर आप देखें तो फिर ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक सवाल बन सकता है, एक प्रश्न कभी कभी। इसके अलावा जो थ्रेट बिफोर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप देखें तो आप थोड़ा आतंकवाद को अच्छे से कर लेंगे, है ना। अतिवाद में ही आपने वहां कर रखा है, तो यहां से आप इंसर्जेंसी को यहां से हटा दें। थोड़ा भ्रष्टाचार, उससे संबंधित क्या क्या निवारण के लिए प्रयास हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये अच्छे से देख लेना, संगठित अपराध, यहां से प्रश्न हाल के वर्षों में पूछा है, जैसे नार्को टेररिज्म पूछा है, यहां से प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रोल क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस को डिरेल करने में, यहां से सवाल बन सकता है। तो थोड़ा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई, ये दोनों, आतंकवाद और संगठित अपराध, यहां से आपको अगली परीक्षा में फिर प्रश्न दिखेंगे। अगला जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत हम जैसे एक विभिन्न सुरक्षा संगठन जो हैं, इसको भी आप देख लें, यहां से एक प्रश्न बनता है ना। उसके बाद अंतिम पार्ट में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के जो विधि व्यवस्था है उससे संबंधित एक प्रश्न आपको रहता है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो जो सिलेबस के अंतर्गत शामिल टॉपिक हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की कि सुरक्षा बल की भूमिका, यहां से एक प्रश्न, तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर आपको
6 से 7 टॉपिक हैं। अगर आपने इन टॉपिक का अच्छे से प्रयास कर लिया तो आप लिखने की स्थिति में अच्छे से रहेंगे। अब देखो थोड़ा सा क्या स्रोत इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जिससे भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधित बहुत सारे मैटर आपको मिल जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के लिए मदन लाल गूगल पे आप डालेंगे वहां से मिल जाएगा। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक है आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्रो हिल की एक अशोक कुमार की किताब आती है आंतरिक सुरक्षा संबंधित चुनौतियां प्रबंधन, उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ हाल की जो न्यूज़पेपर में वर्णित घटनाएं हैं उसके लिए कोई भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें। इसके अलावा IDSA की वेबसाइट से मदद लें, बहुत सारा काम आपका वहीं से हो जाएगा, है ना। या ODRF, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, उनकी मदद से मैटर आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है या भारत सरकार का गृह मंत्रालय, उस पर वार्षिक रिपोर्ट बहुत सारी है, एनुअल रिपोर्ट। आप उन एनुअल रिपोर्ट में भी जो बहुत सारी हमारी प्रयास रही, उपलब्धियां रही, कहाँ कमियां रही, ये सब पार्टों की चर्चा है, तो आप उसको वहां से भी तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा बार बार आपसे यही कहने का प्रयास रहेगा कि 6, 7, 8 टॉपिक अगर पढ़कर 80 मार्क्स ले आया जाए या उससे 80 मार्क्स के सवाल रहते हो तो हम तैयारी के वक्त इस टॉपिक को उपेक्षित नहीं कर सकते। हम अप्रोच के पार्ट पर, स्ट्रैटेजी के पार्ट पर थोड़ा हमें अलग करना होगा। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जैसे ज़्यादातर छात्र आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, इन सब पक्ष को पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो पिछले कई मेंस लिख रहे हैं, कुछ कारणों से उनका मेंस में थोड़े बहुत मार्क्स से जो है इंटरव्यू कॉल रुक जा रही है, या कुछ लोग मेंस के आधार पर उनका अच्छा स्कोर बहुत नहीं है लेकिन इंटरव्यू कॉल आ गया है। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते, या अगर कुछ लोग सफल भी होते हैं तो उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा एक अच्छी तैयारी की रणनीति अगर आपको बनानी है तो पिछले वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन कैसा रहा है उस बारे में आपको सोचना होगा। यानी आपके किस पेपर में कम मार्क्स आए, किस में आपने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। तो बार बार उन्हीं विषयों को अधिक न पढ़ें जो आपका कमजोर पक्ष है। प्रायः व्यक्ति अपने कमजोर पक्ष को से परिचित नहीं होना चाहता। तो जब भी आपको लगे कि इस टॉपिक को मैंने निगलेक्ट किया है, यहां से कम प्रश्न मैंने किए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी रणनीति के तहत उन विषयों को प्राथमिकता दें। थोड़ा सा तैयारी करते वक्त कुछ अन्य पक्षों का ध्यान रखें। जैसे आंतरिक सुरक्षा से पेपर 3 में ही सिर्फ नहीं है, निबंध में भी 1-2 सवाल निबंध के यहां से आते हैं। अब आप देखिए, एक तो आप पहले निबंध की तैयारी नहीं करते। आप में से अधिकतर छात्र ऐसे में आपको दिख जाएंगे जो अपने जीवन का पहला व्यवस्थित निबंध जो है वह मुख्य परीक्षा हॉल में ही लिखते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निबंध के पार्ट पे नंबर अच्छा नहीं आता। तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, या भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां, भारत की बाह्य सुरक्षा संबंधित चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार संबंधित, ये सबसे निबंध में भी 1-2 टॉपिक आते हैं। तो कुछ निबंध जो है आपका वह कंटेम्प्रेरी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से पर भी आधारित होता है। तो पढ़ते वक्त थोड़ा निबंध का प्रयास करें। आंसर राइटिंग स्किल को आपको इंप्रूव करना है। अब आप सोचिए, 8 मार्क्स का सवाल 125 शब्द में आप नहीं लिख पाएंगे परीक्षा हॉल में यदि आपने बेहतर उसकी प्रैक्टिस नहीं की हो। जैसे अधिकतर आप 125 मार्क्स वर्ड का सवाल है तो आप 150 शब्द में उसको लिख सकते हैं, या 200 शब्द का सवाल है तो 225-40 शब्द में आप लिख सकते हैं। तो ये कब होगा? जब आप लिखने की आपने बारंबार अभ्यास किया है। तैयारी करते वक्त आप एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। थोड़ी संक्षिप्त भूमिका होनी चाहिए और निष्कर्ष जरूर होना चाहिए। निष्कर्ष आपके मौलिक विचारों को रखता है। फिर उसका जो बीच का बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कंटेंट है, इस पर ध्यान रखना है। उत्तर लिखते वक्त कॉन्टेक्स्ट का, किस संदर्भ में पूछा गया है, आलोचना है, समालोचना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ये सब बातों का ध्यान रखें। कंटेंट के पार्ट पर सभी लोग ध्यान देते बट कॉन्टेक्स्ट का ध्यान नहीं रखते। तो यदि कॉन्टेक्स्ट की ही बात पर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपका अप्रोच ही गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गरीबी, हर जगह है पेपर 1, 2, 3, तीनों जगह पे गरीबी से संबंधित उत्तर लिखने का अप्रोच आपका अलग होना चाहिए।
थोड़ा सा पिछले वर्ष के प्रश्न को भी मैं आपको दिखा दूं। प्रश्न जो है हम लोग डिटेल हर क्लास के एक टॉपिक उठाएंगे और उसमें पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, उससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। चूंकि ये क्रैश कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है तो हम लोग अधिकतर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं इस पर अधिक काम करेंगे। तो थोड़ा एक दो बार प्रश्न को देख लें तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए प्रश्न, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताएं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी साइंस, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। तो हमने आपको कहा कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्या प्रोविजन है, इससे कम एक सवाल आता है। देखिए 8 मार्क्स का सवाल पूछा है 125 शब्द सीमा में 2018 में। अगला सवाल आप देखिए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा करें। तो इस प्रश्न के अंतर्गत पहले तो वामपंथी उग्रवादी विचारधारा क्या है, और कहता है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे, उनको सामाजिक और आर्थिक समृद्धि यानी सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से उनको लाभान्वित करना है। इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या नीतियां बनाई है। तो इससे संबंधित जो हमारी सुरक्षा संबंधित नीति है उसको नहीं लिखना है, बल्कि जो हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक, जो वेलफेयर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ रिलेटेड हमारी पॉलिसी है, इसके बारे में 8 मार्क्स का और 125 शब्द में 2018 में आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय रक्षा परिषद, जो हमने पढ़ा कि विभिन्न रक्षा अधिदेश संगठन, वहां से एक सवाल 8 मार्क्स का पूछा है। अगला सवाल, सब प्रश्न की चर्चा हम लोग सिलेबस का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा, फिर प्रोबेबल क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर हम लोग अगर कोई संभावित टॉपिक है उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, रक्षा क्षेत्र में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है, कि कैसे आज रक्षा के क्षेत्र में सरकार जो है निजी क्षेत्र को भी आगे ला रही है, और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य देश और भारत के मध्य रक्षा संबंधित समझौतों के आधार पर तो रक्षा क्षेत्र में कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो हमारा सपना है उसके लिए कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यह है क्या मॉडल, इसके बारे में बेसिक सवाल है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। अब देखिए जो अंतिम टॉपिक क्या था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा। तो जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है उसमें आर्थिक व्यवस्था भी सम्मिलित है। तो कैसे विकास प्रेरित जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की नीति रही है उसमें अंतः क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ जबकि कुछ क्षेत्र जो है विकास के न्यूनतम मानदंडों पर भी खड़े नहीं उतरते। बुनियादी सुविधाएं भी वहां लोगों को उपलब्ध नहीं है, अवसंरचनात्मक विकास नहीं हुआ है। तो यही प्रश्न आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानता, दो क्षेत्रों के मध्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रीय जो अंतर क्षेत्रीय विषमता है वह क्यों हुई है, उसके विकास में बाधक कारक क्या है। कई बार जो है विकास के मोर्चे पर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी ऐसी बातों में, या विकास संबंधित जो हमारी नीतिगत या विकलांगता है, या जो हमारा पॉलिसी पैरालिसिस है, जो पॉलिसिस पैरालिसिस है, जो पक्षाघात है नीतिगत, वो सभी कारणों को यहां पर रखेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग 12 मार्क्स का सवाल 200 शब्द सीमा में। अगला सवाल, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताएं। आईटी क्षेत्र में 2020 तथा भारत में आने वाली प्रौद्योगिकी को सूचित करें। जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, साइबर सुरक्षा, साइबर तंत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उन टॉपिक से ये सवाल है। सरकार कैसे आईटी क्षेत्र में क्या क्या कर रही है, वहां से एक सवाल 12 मार्क्स का 200, जो करंट बेस्ड सवाल है। मैंने कहा कि यहां से करंट बेस्ड सवाल है। अगला टॉपिक देखते हैं, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना करें। बिल्कुल बेसिक सवाल है और यह 12 मार्क्स का सवाल है कि आज वैश्वीकरण के दौर में किसी राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सेंध लग रही है, उस राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा, उस राष्ट्र के पूरे संसाधन के स्तर पर, उसके संस्थागत संरचना, संरचनात्मक स्वरूप में। तो यहां से हम लोग जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको हम आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं उसमें सुरक्षा रिलेटेड चुनौती को देखेंगे हम लोग।
आते हैं अगले टॉपिक पर। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान पर टिप्पणी करें। 2018 में देखिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो टॉपिक है उससे 2 प्रश्न पूछ दिए गए। छोटा सा एक टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो आप 2 प्रश्न आसानी से पकड़ लेंगे। तो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक जो इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक है उसको अच्छे से देखना। 12 मार्क्स का सवाल यहां से पूछा है। आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार, यानी 2018 में कुल जो है 8 सवाल। सोचो कि किसी एक वर्ष में 80 मार्क्स का सवाल पूछ दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 200 में से 80 मार्क्स, 40% सिर्फ 2018 में आंतरिक सुरक्षा जो कि आपके बीच नेग्लेक्टेड खंड है वहां से पूछा। तो हम कैसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं? अगर हमने इंटीग्रेटेड रूप में सभी सिलेबस के पार्ट को नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली हमारा मार्क्स कम आएगा। आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार। अब देखिए आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में चुनौतियां कौन कौन है? आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इंसर्जेंसी, प्रतिविद्रोह और संगठित अपराध। 4 में से किसी न एक से उठाकर प्रश्न बनता है। जैसे अगले साल देखोगे नार्को आतंकवाद पूछा, कभी वेश्यावृत्ति पूछ सकता है, कभी किडनैपिंग एक्सटॉर्शन पूछ सकता है, संगठित अपराध से मिलने वाले पैसे से क्या क्या समस्या हो सकती है यह पूछ सकता है। तो बिल्कुल एक बेसिक सवाल है यहां से बनता है। भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती रही है। विवेचना करें। जैसे हमने कहा भी कि यह एक विवादास्पद कानून है जो मनुष्य के अधिकारों का संविधान प्रदत्त कई मामलों में मौलिक अधिकारों का हनन करता है, परंतु सुरक्षा के कारणों से सुरक्षा की आवश्यकताओं के मद्देनजर समय समय पर सरकार द्वारा कुछ कठोर कानून बनाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में अगर अशांति है, असुरक्षा है, वहां पर विप्लव की संभावना है या वहां जान माल के व्यापक हानि की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में संसद जो है कुछ कठोर कानून बनाती है। उस कानून की राज्य के स्तर पर आलोचना भी, मीडिया में आलोचना भी होती रही है। तो संसद द्वारा पारित यह कानून जो है वह कैसे सेना को आत्यांतिक शक्ति प्रदान करता है, अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, जिससे नागरिक अधिकारों का दमन होता है, जिससे मौलिक अधिकार यहां तक कि मानव अधिकारों, व्यक्ति की गरिमा में जीवन संबंधित अधिकारों का दमन होता है। तो इसको लेकर जो करंट में हाल में पिछले 10 वर्षों में क्या क्या समस्याएं रही है और विशेषकर अगर उत्तर पूर्व के राज्यों में इसको लेकर जो राज्यों की आपत्ति रही है वहां से सवाल बना है। 8 मार्क्स 125 वर्ड में आपको लिखना है। अगला टॉपिक, विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की व्याख्या करें। जो अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं, पहला टॉपिक, और आतंकवाद अलग अलग है। एक जगह आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर है और एक है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। यानी अगर आप देखें तो 2 जगह आतंकवाद आपको 2 परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। यह जो सवाल है यह पहले टॉपिक का है, जहां वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद को लेकर राष्ट्रों के मध्य कैसे सहयोग, कैसे मत भिन्नता के बावजूद भी इस मुद्दे पर राष्ट्रों के मध्य सहमति आधारित एक व्यवस्था बनाने की बात है। कैसे अब अंतर्राष्ट्रीय को एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। ये सब पहलू को इसमें आप पढ़ेंगे। और यहां से एक सवाल है, देखो 12 मार्क्स का सवाल है, 200 वर्ड में लिखना है। अगला सवाल लेते हैं, नाभिकीय भयादोहन, ऐसे ऐसे शब्द लिखता है। डेटरेंस, परमाणु निरोध भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या करें। न्यूक्लियर डेटरेंस इज द ओनली इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू काउंटर द डेडली जीनोसाइडल न्यूक्लियर वेपन्स। एनालिटिकली एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जो पहला टॉपिक हमारा है जिसमें वैश्विक सुरक्षा संबंधित चुनौती और उसमें आणविक प्रसार के मुद्दे हैं, यहां से पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखें तो 3-4 सवाल पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अब जो है सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि उपयोग में लाए जाने के लिए सरकार को सोशल मीडिया के रेगुलेशन संबंधित, नियंत्रण संबंधित कानून को थोड़ा कठोर बनाना हो। औपनिवेशिक दासता के रूप में अगर आप कोई देश बहुत लंबे समय तक औपनिवेशिक परिस्थितियों में रहा है, गुलामी से ग्रस्त रहा है, तो वहां के लोगों को जब तक कोई चीज फोर्सफुली आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो मानने को तत्पर ही नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे। तो आज सोशल मीडिया की जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती दखलंदाजी से राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती है। तो इसका प्रयोग कैसे
एक प्रोडक्टिव वे के लिए किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से नियम बनाए जा सकते हैं, इस संदर्भ में यह सवाल पूछा है। ऐसे सवाल बिल्कुल लाजमी है और आएंगे। नार्को आतंकवाद, मैंने कहा आपको संगठित अपराध से एक सवाल हर साल रहता है। नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी यहां से सवाल बनेंगे, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे क्लास में। आते हैं अब देखिए 2020 का क्वेश्चन, पहला है मनी लॉन्ड्रिंग एवं मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इससे मिलने वाले पैसों से क्या खतरा है, या मानव तस्करी से कैसे एक गरिमामय जीवन को खतरा है, इससे किसी राष्ट्र की सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा को कैसे नुकसान हो सकता है, इस बारे में आपको। तो यहां से भी मैंने कहा कि एक सवाल इस टॉपिक से भी बनता है, प्रत्येक टॉपिक से एक एक सवाल बन जाता है, कभी किसी टॉपिक से 2 सवाल बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत के सुरक्षा परिदृश्य में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, जो हम आर्थिक क्षेत्रों सुरक्षा सामरिक क्षेत्रों में जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हमारी मुहिम है, उस कॉन्टेक्स्ट में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, कैसे हम सेना के आधुनिकीकरण, कैसे हथियारों के निर्माण के लिए जो देशीय प्रौद्योगिकियों के विस्तार की बात कर रहे हैं, इंडिजिनस जो हमारी तैयारी है उसके लिए हमने क्या क्या किया है, इस संदर्भ में करंट बेस्ड एक क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में आपको लिखना है। अगला टॉपिक है भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार, डायरेक्ट सवाल है, नक्सलिज्म क्या है, समाधान के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, 12 मार्क्स का सवाल है। अगला टॉपिक देखो, नाभिकीय प्रसार के मुद्दों एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक। तो न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन के लिए कौन कौन से हैं, चाहे एनपीटी या सीटीबीटी या टीपीएनडब्ल्यू, इन सब के बारे में थोड़ा आप लिख सकते हैं। अगला है भारत के उच्चतर रक्षा संस्थान जो रक्षा अधिदेश संबंधित है, रक्षा संगठन संबंधित एक सवाल यहां से बना, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली हर टॉपिक के शुरुआत में। वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसको समझाइए। तो यह पहला जो टॉपिक है उससे संबंधित एक सवाल है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो प्रत्येक वर्ष सभी खंडों से एक एक सवाल रहते हैं। तो जब भी आप तैयारी करें पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें। अंतिम बार मैं कह रहा हूं कि आंतरिक सुरक्षा को अधिकतर छात्रों द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है और ऐसी स्थिति में उस नेग्लिजेंस के कारण आपको मार्क्स जो है कम आते हैं। तो इसे अधिक से अधिक बेहतर रूप में तैयार कर लें, क्योंकि 7-8 टॉपिक है जहां से लगभग जो है वह 40 से लेकर 80 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो एक अच्छी एग्जामिनी होने के नाते हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि इसको हम अच्छे से करें। तो पूरा का पूरा आज की कक्षा में सत्र में हमने सिलेबस क्या है, पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या हो, किन किन खंडों पर हम विशेष ध्यान दें, तैयारी की हमारी बेहतर रणनीति क्या हो, हम स्रोत के पाठ पर किस स्रोत को इस्तेमाल करें, ये सब बातों को हमने रखा। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अब तक पूछे गए प्रश्नों और कुछ संभावित प्रश्न या टॉपिक या उससे जुड़े अन्य आयामों की चर्चा करेंगे। जैसे जो अगला हमारा इस सीरीज में टॉपिक के आधार पर, जैसे हम पहले रखेंगे क्या कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया अतिवाद के कारण, अतिवाद संबंधित, तो पहले इससे संबंधित क्या प्रश्न आए हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद क्या प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न किसी भी रूप में हो सकता है, अलग परिदृश्य में पूछा जाए, तो उस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा अप्रोच होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि हम एग्जाम में कैसे आंतरिक सुरक्षा खंड में अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर करें और कम से कम पढ़कर, क्योंकि अब हमारे लिए समय नहीं है। तैयारी के करते वक्त आपको यह भी ध्यान, समय प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें तैयार करना है। तो अगली वीडियो में मैं मिलता हूं, आंतरिक सुरक्षा संबंधित किसी एक टॉपिक को उठाकर उस पर डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, तैयारी करते रहें। सफलता मिलनी ही है, थोड़ी विलंब हो सकती है तो घबराना नहीं है। सामाजिक दबाव, परिवार का दबाव, इन सब पर से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो इन सब से प्रभावित नहीं होना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और तैयारी करनी है। मैं गौतम आनंद आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।